सो हे एवरीवन, वेलकम टू सुपर जे। यार जैसा कि आपकी क्लासेस थोड़ी सी मिस ऑर्डर हो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं ज़्यादा, है ना। तो अब कैलकुलस स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले फंक्शन सेट रिलेशन, ये दो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसे देख लेना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बात करेंगे भैया आपको कैलकुलस पढ़ना है और आपको भैया यही चीज़ नहीं है कि भैया सेट रिलेशन क्या होता है या फिर फंक्शन, जो एक और लेक्चर आपको मिलेगा, देन उसके बाद हम लाइव क्लासेस की ओर कंटिन्यू करेंगे। दैट इज आवर कैलकुलस, एंटायर कैलकुलस फॉर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो आज कितनी तारीख है? आज आपका हो गया सपोज, हाँ 18 तारीख है। ठीक है, तो ये 20-21 तारीख से आपका कैलकुलस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके बाद आपको भाई सेट रिलेशन अब देखना है ना। सेट रिलेशन, उसके बाद एक फंक्शन का लेक्चर आएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैलकुलस का बेस है। अच्छा, अगर कोई पेड़ है आपके पास और आप करें भाई इस पेड़ का जड़ ही नहीं, तो इस पेड़ सूख नहीं जाएगा। तो ऐसे इस जड़ को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे, दैट इज फंक्शन, तो आपका ये कैलकुलस सूख जाएगा। तो फिर आप भाई कहोगे कि भैया मेरा तो हो नहीं पाया। उससे पहले तो कुछ जानकारी मैं अपने आप के बारे में बता दूं भाई, जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया भाई, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। https ये डाल सकते हो या फिर सीधे आप सर्च कर सकते हो यू कैपिटल अन अकेडमी लिखेंगे आप। देन फिर से आपका एस कैपिटल है, UPER सुपर, फिर JEE कैपिटल, ये टेलीग्राम में आप सर्च करें, कुछ ऐसा आइकॉन दिखता है, आप प्ले स्टोर में यहाँ से जाके डाउनलोड करो। और आपके मोबाइल में ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो मेक श्योर भाई ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, कर लो। वहीं पे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। 6 महीने या 12 महीने आप अपने को टारगेट के हिसाब से कर सकते हो। आपका रेफरल कोड जो आपको यूज करना है, सूरज YT करना है, फॉर गेटिंग इंस्टेंटली 10% ऑफ। तुरंत आपको 10% यहाँ से ऑफ मिल जाता है। 6 महीने या 12 महीने अगर आपको ड्रॉप लेना है, तो मेक श्योर कि आप 12 मंथ एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ के पढ़ाई करो। और साथ ही साथ में अगर आप ये कोड यूज करते हो, जिस पे आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो, ऑल अबाउट टू यू भाई, कि आपको जो भी करना है सूरज YT कोड यूज करके एक सब्सक्रिप्शन ले लेना है और इसी प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्टिन्यूअसली बढ़ते जाना है ना। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो चीजें एकदम आसान होती जाएंगी। ठीक है, अगर आपका मान लो भाई कि इसी बार आपको देना, तो भाई अभी भी आपके पास 3 महीने पूरा अगर मिला लो टाइम वगैरह, है ना, मई वाले अप्रैल तक। तो भाई 3 महीने का आपके पास टाइम, आप इसे भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। ठीक है, ये कोड आप यूज करते हो सूरज YT, आपको 10% ऑफ तुरंत मिल जाता है। और हाँ यार, कुछ टेस्ट है, जैसे कॉम्बेट अभी कल ही हुआ था। ठीक है, तो कॉम्बेट का हमने डेमो भी आपको दिया है, आपको पता होगा। 17 और 31 जनवरी को, अब एक 31 जनवरी को भी, तो मेक श्योर किसे भी आप देख लो। रेस एक है 10 जनवरी एंड 24 जनवरी, ये तो बीत गया भाई, ये बचा हुआ है। लास्ट माइल टारगेट ये आपका एंड हो चुका। एम एडवांस एवरी सैटरडे होगा, यूनिक DPPs एवरी मंडे टू थर्सडे। तो ये आपको कुछ करना है, सिंपली आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे, उस पर आप जाओगे, कहीं भी कोड मांगे यू हैव टू यूज सूरज YT, है ना। कुछ और बैचेज यार, जैसे कि सुपर जेई बैच 2.0 ये चले रहा है, ये आपका बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है ना। तो आप इसे भी जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि भाई थ्योरी से काम तो चलेगा नहीं। स्ट्राइकर बैच JEE 2021 के लिए, एडवांस माइक्रो बैच फॉर जे एडवांस 2023, जो बच्चे अभी 11th में, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, अब आप बात करें भाई कुछ और बैचेज, जैसे आरंभ बैच और लीजेंड बैच, तो मेक श्योर कि आप इन दोनों में भी अपना इनरोलमेंट रख लो, ताकि चीज़ें आसान हो सके आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ओके, तो यार छलांग सीरीज लॉन्च हो चुका है, तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट रिलेशन इन वन शॉट, है ना। तो इसे देखना है भाई, तो मेक श्योर कि सारे बच्चे तो एकदम पहले तो दृढ़ रूप से बैठ जाएं। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, तो उस रिकॉर्डिंग का आप एंजॉय करिए और भगा भगा के देखना हो, जैसे देखना हो देखिए। तो मिलते हैं लेक्चर में। जा रहा है, कोई बता सकता है? आज करने जा रहे हैं सेट एंड रिलेशन। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यार सेट एंड रिलेशन से। रिलेशन से कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ देता है, सेट से कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। तो हम इसको उतने इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रख सकते। रखना है कैटेगरी में इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि भाई पूछा जा सकता है और जानकारी रहनी चाहिए। तो सेट एंड रिलेशन उतना नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट एंड रिलेशन बहुत बढ़िया। सेट्स रिलेशनशिप, ठीक है, सेट करने वाला सेटिंग नहीं कि भाई आप किसी को सेट कर रहे हैं या फिर आपका किसी से रिलेशन वाला नहीं, मैथ वाला सेट एंड रिलेशन है। ठीक है, तो इसको मैथ वाला ही रिलेशन आप बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि
कुछ और ही समझ रहे हो, है ना। कितने बच्चे देख रहे हैं भाई, बड़ा कम है, 15 बच्चे, क्या दिक्कत है, 26। चलो आ जाओ फटाफट भाई लोग, फटाफट आ जाओ। आ गए, एक बार फिर से मैं क्लिक करके आना चाह रहा हूँ। 30 बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया। हेलो स्वाति, हेलो सगनी तकनी, सॉरी सगनी के बाद मैं पढ़ रहा हूँ तकनीक टेक्निकल को। हेलो प्रीति, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेट से, कि सेट क्या होता है, कैसे होता है। सेटिंग्स करा दो मेरा भी भाई विधान, अगर हो तुम्हारा कुछ उधर उधर, ठीक है, कुछ इधर भी। सब सेट है और सबके पास रिलेशन है। अरे यार सबके पास नहीं है भाई मानस, ठीक है। तो फटाफट आप लोग भी 6 महीने 1 साल पढ़ लो, फिर जाना सेट करना, रिलेशनशिप रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट होता क्या है, सबसे पहली बात अगर हम सेट की बात करें तो हमारे दिमाग में आएगा कि सेट किसी चीज का सेट होता है। जैसे कि अगर आप कैपिटल लेटर से कुछ भी रिप्रेजेंट करें, ए बी सी डी, इन सबको हम बोलेंगे भाई ये सबको कह रहे हैं कि सेट है। जैसे हम कहें सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। तो ये सारी चीजें होती हैं भाई, आप कहें, आप कहोगे कि भैया ये सब कुछ सेट में आता है। तो सेट क्या होता है, कैपिटल लेटर से हम पहली बात तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी उसमें एलिमेंट्स होता है हम उसे बोलते हैं भाई कि उसे हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, या फिर 1 से, या फिर एक्स वाई जेड से, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 3 5 हो गया, है ना, ए बी सी डी ई हो गया, तो ये सारी चीजें कहते हैं। अगर ये ए सेट है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हम कहेंगे ये बिलोंग करता है ए से, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये सारी चीजें होती हैं सेट में। यार मिला नहीं केमिस्ट्री वाला। ओके वेदांत, तो खुशी खुशी पढ़ भी लो, है ना, तो सही रहेगा। और हो तुम लोग का उधर कुछ भाई सेट हो तो मामला हमारा भी बता देना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सेट होती। अब आता है भाई कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से समझना। 2 मेथड होते हैं भाई। सबसे पहला होता है टेबुलर, या फिर हम इसे टेबुलर मेथड बोलते हैं, या फिर इसे हम रोस्टर मेथड बोलते हैं, या फिर इनुमरेशन मेथड। ये सारी चीजें होती है। इसमें सिंपली हम एलिमेंट्स रख देते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6, है ना। ए इज इक्वल टू हम 8 तक नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे मेथड होते हैं आपके टेबुलर मेथड, या फिर रोस्टर, या फिर इनुमरेशन मेथड। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा बिल्डर भाई, सेट बॉडी बिल्डर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई बच्चे सोचेंगे भैया बॉडी बिल्डर वाला फॉर्म नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें यार हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे हम इसी को रिप्रेजेंट करना है ना, ये 8 तक नेचुरल नंबर है ना, तो हम कहेंगे भैया ए इज इक्वल टू, आप लिख दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच डेट, इसको हम बोलते हैं x, यहाँ पे बिलोंग वाला है, सच डेट x इज लेस और इक्वल टू 8। तो ध्यान से देखोगे तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है। हमने कहा कि एक सेट हमारे पास ए है, हम पहले तो ये कह रहे हैं कि x जो है अपना नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ताकि x जो है आपका एक कंडीशन हमने दे दी, x इज लेस और इक्वल टू 8। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखो तो भाई x हमारा सिर्फ नेचुरल नंबर रहेगा, और कंडीशन क्या है, x इज लेस और इक्वल टू 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसमें नंबर पुट कर दिए। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है, मैं आज ही डाउनलोड करता हूँ टिंडर, ठीक है, मैं आज डाउनलोड करूँगा, फिर देखता हूँ कि कैसे होता है काम उसमें, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं यार जो कि सबको पता होता है। जैसे n फॉर आपका होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, n हमको डिनोट करता है भाई नेचुरल नंबर। अच्छा आशु सिंह, अगर इस प्रकार से कोई भी बकवास हो तो XYZ यूजर तो कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है आशु सिंह, तुम ही थे XYZ, तुम्हारा आइडेंटिटी कोई चुरा लिया, ठीक है, पर्सनल नंबर रहने दो वेदांत। ओके, n नेचुरल नंबर है,
ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम इसी तरीके से जेड या फिर आई को बोले तो आप कहोगे भैया ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं, कहोगे हाँ भैया ये सही बात है। अगर हम जेड नॉट या फिर आई नॉट लिखते तो ये आप कहोगे कि भैया ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं रहेगा बाकी सारी चीजें रहेंगी। जेड नॉट या फिर आई नॉट लिखने का यहाँ पे जो नीचे जीरो लिखो इसका सिंपल सा ये मतलब है एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को हटा के या जीरो को छुड़ा के इसको हम बोलेंगे भाई ये अपना है। जेड प्लस या फिर आई प्लस क्या कहने का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो भी नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, ठीक है। ओ अगर कहीं लिखा है, ओ मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर सर केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, केमिस्ट्री हमेशा आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। डब्ल्यू लिखा है तो होल नंबर, ठीक है। क्यू लिखा है तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्लियर है। अगर आर लिखा है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर है। अगर आपका लिखा हुआ है सपोज सी तो ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ी सी याद रहनी चाहिए, इतनी चीजें हैं आप याद कर लो, ठीक है। ये कुछ आपके सेट के रिप्रेजेंटेशन है, इन्हें याद रखो। अब आओ बातें करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ सेट की। ये थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। इसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस चालू करेंगे, इसमें ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। अब कुछ एक एक करके टाइप्स देखते हैं, आप लोग लिखते जाओ या कहानी समझ के सुनते जाओ। कहानी बहुत ही आसान है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहला आता है आपका नल सेट, या फिर इसे बोलते हैं हम इम्प्टी सेट, या फिर बोलते हैं वॉइड सेट। इसमें क्या होता है कि एक अगर सिर्फ फाइव लिखा है तो हम इसे बोलेंगे ये नल सेट है, ठीक है, या फिर इसे हम वॉइड सेट बोलते हैं। ये जो फाइव होता है अगर इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे क्या ये नल सेट रहेगा? नहीं, तब ये फाइव एलिमेंट की तरह काउंट हो जाएगा। सिर्फ फाइव लिखोगे तब आप कहोगे भाई ये नल सेट है। अच्छा ये बताना कि क्या ये आपका जो फाइव है हम इसे बोलेंगे कि ये नल सेट है? अभी मैंने बताया तो कहोगे भैया बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना, है ना। तो क्या बोलोगे कि भैया ये नल सेट नहीं, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट, ये फाइव एक यूनिक एलिमेंट होता है जो कि नल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइव है आपका ये नल सेट है, सिर्फ फाइव लिखो। और एक तरीका क्या होता है नल सेट लिखने का, सिर्फ इस तरीके से ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो अपना ये भी नल सेट रिप्रेजेंट करे, ये भी नल सेट रिप्रेजेंट करे। बट ये नहीं कहोगे कि भाई ये नल सेट रिप्रेजेंट करे, ये मेजर मिस्टेक होती है जो आप करते हो। लॉजिक यार मुझे खुद ही नहीं आता, कहाँ से पढ़ा दूँ, पढ़ूंगा एक दिन तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब क्या है दूसरी बात, सिंगलेटन सेट होता है या फिर उसको हम बोलते हैं यूनिट सेट। सिंगलेटन और यूनिट सेट ये आता है भाई। सिंगलेटन या फिर यूनिट सेट कहने का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ लिखूं 2 तो ये कहोगे भैया ये अपना सिंगलेटन। 7 लिखो तो ये भी, ठीक है। ये सारे आपके सिंगलेटन है या फिर यूनिक एलिमेंट्स हैं। अगर आप कोई भी एग्जांपल लो जैसे x सजेट x - 3 = 4, तो x सपोज आपका कुछ भी रियल नंबर्स बिलोंग करे तो ऐसे कौन से वैल्यू लोगे x की जो 4 आएगा? सिंपली कहोगे भैया बस एक 5 ऐसी वैल्यू जो पॉसिबल है जिसको रखो तो आपका 4 आएगा। तो ये सिंगलेटन सेट हुआ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू आएगी इस सेट में, जिसे हम बोलते हैं सिंगलेटन सेट। तीसरी बात आती है भाई सबसेट की। अच्छा सबसेट क्या होता है भाई? सबसेट भैया जैसे कोई भी हमारे पास सेट है, एक जैसे सब मैट्रिक्स देखे थे, इसमें से कोई एलिमेंट्स निकाल लो, सपोज ये ए है और बी हमने निकाल लिया सपोज 2 और 3, तो हम इसे रिप्रेजेंट क्या करेंगे भाई कि जो आपका ये एलिमेंट है, सपोज कुछ भी आपने ए ले लिया बी ले लिया, तो आप कहोगे भैया ये जो बी है ये सबसेट ऑफ ए है। तो बी इज सबसेट ऑफ ए कहने का मतलब कि बी के जितने भी एलिमेंट है ए में प्रेजेंट होने चाहिए, इसीलिए हम इसको बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल हैं? 2 to the power n। अगर एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट आप बना लेना क्योंकि 5 ही इंक्लूड होता है। अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power 4 बना दोगे, है ना। जब भी आप सबसेट बनाएंगे तो उसमें आप 5 भी इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। इक्वल सेट्स क्या होता है यार? ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास 1 2 5 है, एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी है, सपोज 5 2 1,
है ना। तो आप कहोगे कि भाई ये इज इक्वल टू बी, ये चीजें होती हैं। लॉजिक के गेट नहीं है, वो मैथोलॉजिकल है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका वो है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब एक भाई साहब आते हैं थोड़ा सा खतरनाक नाम लेके, इन्हें बोला जाता है पावर सेट। जब आप जितने भी सबसेट हैं, जैसे सपोज आपके पास एक सेट है ए है, और जितने भी हमने ए के सबसेट बनाए, अगर हम उसको सेट के अंदर रख दें तो हम उसे बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 के पावर ए से। ये पावर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है भाई, याद रख लेना। पावर सेट क्या है भाई, जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं, जैसे सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास एक एलिमेंट है ए है, जिसमें हमने कहा ए और बी है, ठीक है, ए और बी हमने ले लिए। अब इसके सबसेट्स क्या क्या बन रहे हैं, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, ए और बी ये बन रहा है, एक तो आपका यहाँ पे फाइव भी बनेगा, ठीक है। ये चीजें कहोगे भैया ये चीजें बन रही हैं, ठीक। तो अब अगर हम इसको सबसेट के अंदर रख दें, मतलब कि एक सेट बना दें और इसके अंदर रख दें कि भाई यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे ए कॉमा बी है, तो इन सब को हम बोलेंगे 2 के पावर ए, इसे बोले गया था पावर सेट, या फिर 2 के पावर ए से इसे रिप्रेजेंट करोगे। तो पावर सेट क्या है, जितने भी ये ऐसे ब्रैकेट में मतलब जितने भी सबसेट बन रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंट हो जाएगा, सिर्फ इसको आप सिंपलीफाई लिखेंगे, जितने भी आपके एलिमेंट्स यहाँ पे बन रहे हैं, आप उसे कहोगे भाई कि ए बी है, फाइव है, ए है, बी है, ए बी है। इनको अगर हमने सेट के अंदर रख दिया, इसके भी कितने एलिमेंट होंगे भाई, 2 के पावर n, जितने इसमें एलिमेंट होंगे उतने भी इसके भी होंगे। क्लियर है, फटाफट बताओ भाई, इज इट क्लियर। बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलें आगे। अगर सपोज मैं कहूं कि भाई आपके पास दिया हुआ है 5 एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं कहूं भाई हमारे पास एक सेट है, इसका ये 5 एलिमेंट है, तो आप क्या कहोगे भाई इसके कितने, इसका पावर सेट कैसे लिखोगे, p के पावर ए या फिर 2 के पावर ए लिखोगे कैसे, फटाफट बताओ, इसका सबसेट कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ सब, वाह, ये एक वर्ड में सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सबसेट, पावर सेट, ठीक है। ये चीज याद रहेगी तो काम हो जाएगा आराम से। सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है तो यार केमिस्ट्री के लिए आप ऐसा करो कि वेदांतों के एक चैनल है वेदांतु कैटलिस्ट, ऐसे कैटालिसिस करके जो भी है पता नहीं नाम, उस पर 1 शॉर्ट वीडियोज पड़े, वो आप वहां से देख लो, है ना, 1 शॉर्ट वीडियोज उस पर केमिस्ट्री के पढ़े हैं तो वहां से देख सकते हो। 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, अच्छा नहीं, देखो सीधी सी बात है। अब ये सेट के अंदर आ गए तो इसे हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे, क्या है भैया, इसे हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ये एलिमेंट है तो इसका तो फाइव तो एक एलिमेंट लेते ही हम सबसेट में, इसका अगर सबसेट बनाओगे सिंपली 5 आएगा, तो इसका पावर सेट अगर लिखना हुआ तो आप लिखेंगे 5 और 5 ब्रैकेट में, एक नल, नल तो लेते ही लेते हैं सारे सबसेट और पावर सेट के अंदर, ठीक है, जितने भी सबसेट बनाओगे नल तो एक होगा ही, लेकिन ये जो एलिमेंट है इसका सबसेट अगर लेना तो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 5 लगाओगे तो 2 एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें गलती नहीं करनी है ना, इसमें गलती नहीं करनी भाई, ठीक है। अच्छा फिर एक टर्म आता है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट नाम से क्या मतलब भाई, देखो जो जिसका काम है अगर उसमें वो प्रॉपर रहेगा तभी तो कहेगा प्रॉपर सबसेट। सबसेट का मतलब छोटा पार्ट, है ना। अगर मैं लिखूं भाई a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b भी मैं लिखता हूं कि 1 2 3 है, और मैं ये कहूं कि भाई a इज सबसेट ऑफ b, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऑब्वियसली ये सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब एटलीस्ट इस A में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि B, मतलब कि एक B में ऐसा एलिमेंट होगा जो कि A में ना हो, मतलब A B से छोटा हो। जैसे कि अगर हम कहें भाई A को भैया हमने लिया 1,2 और B को हमने क्या लिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, अगर ये लिए हो तो आप यहां से कह सकते हो कि भैया 1,2 तो सबसेट है, बी आपका यहाँ पे 1 2 3 का, लेकिन एक एलिमेंट बी में ऐसा जो कि इसमें नहीं, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, इसलिए क्योंकि वाकई में ये प्रॉपर सबसेट है।
इक्वल नहीं है, तो जो भी सेट इक्वल नहीं है हम उसे कहेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है। नहीं यार, जो बेस्ट रहेगा उसी का बोला जाएगा ना। वन शॉट के लिए अगर आपका वेदांतु बढ़िया है तो मैं वही बोलूंगा। सेट सबसे बकवास है, आप जिसको जैसा लगे भाई, देखो कोई यो जबरदस्ती नहीं है ना। अब एक आता है कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर की बात करो तो जितने भी डेफिनेट मतलब जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सेट में, जैसे ए है, अगर जितने भी इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर के हिसाब से देखें आप तो कुछ भी इसमें जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 6 है, तो कार्डिनलिटी इसकी कितनी होगी? इसकी कार्डिनलिटी भैया ये 6 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, इसकी कार्डिनलिटी 4 हो जाएगी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, एन ए इसमें हो जाएगा 4। तो जितने भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए में है हम उसे बोलेंगे कि ये कार्डिनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चंस यार इस पे होते नहीं न, तो जेईई में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करा दिया जाएगा। अब आता है भैया यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक, अच्छा जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, अगर हम सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप कहोगे भैया कि ये जो आप सेट उठाओगे ये सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट से उठाओगे। क्लियर है, इंग्लिश अल्फाबेट से उठाओगे। अब इससे बाहर से तो उठाओगे नहीं ना, जितने भी ए से लेके जेड तक हैं उसी में से तो उठाओगे। तो अगर सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स लिखना हुआ तो हमने लिखा ए ई आई ओ यू, हमने ये लिख दिया, ए ई आई ओ यू लिख दिए। ठीक है, ये पांचों लिख दिया हमने वॉवेल। तो ये उठाया हमने कहां से? इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा है? तो कहोगे भैया ये ऑल इंग्लिश अल्फाबेट है। तो यूनिवर्सल सेट इस केस में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ से जेड तक, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट कहने का क्या मतलब है, साफ साफ क्या सेंस बनता है कि भैया जो भी ये टोटल नंबर्स हैं हम उसे बोलेंगे यही अपना यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है, पढ़ चुके हो? कोई बात नहीं, तुम छोड़ सकते हो लेक्चर, इसके जगह पे तुम जाके कुछ और पढ़ सकते हो। ठीक है, अब फिर आगे आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें यार जो कि देखना जरूरी है ना, क्योंकि मैं भी सोचा था बीच में इसे छोड़ा ना जाए यार, जब हम इंटीग्रेशन पे पढ़े तो ये सब पूरा क्लियर कट रहे हैं ना। और एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके बेसिस पे सारे प्रॉब्लम्स करा दूं, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर हो नहीं पाए हैं। तो जितने भी डिफरेंशियल कैलकुलस में सेट रिलेशन फंक्शन में 2020 के 2019 के क्वेश्चंस पूछे, एक दिन मैं अभी भी मेरे दिल में खटक रही है बात कि मैं ये अभी नहीं कराया हूँ, है ना। अभी मेरे अंदर फील नहीं आ रहा कि आपको उतना आया होगा। तो एक दिन इसे भी, इसका भी एक सेशन लेना है 2020 से लेकर 2019 तक के सारे प्रॉब्लम्स। मोस्ट प्रोबेबली ये क्लास तो आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, तो जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराया करूँगा तो मैं उसका लिंक आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लिया करो। ठीक है, ओके। तो यूनियन ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें तो यूनियन ऑफ सेट्स का क्या कहने का मतलब होता है? जो दोनों में कंबाइंड एलिमेंट है। जैसे कि अगर ए आपके साथ सेट है और बी आपके पास सेट है, इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स आप उनको एक साथ लिख लोगे तो आप कहोगे भाई ये आपका यूनियन 1 2 3 4 हो गया। सपोज बी अगर हम कहें 4 5 6 हो गया, तो हम क्या कहेंगे भाई? अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो ये तो सबको ही पता है, यूनियन इंटरसेक्शन, फिर भी बताना पड़ रहा है। 5 6 ये आपका यूनियन हो जाएगा। सिमिलर कहानी इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन रहेगा हम उसी को लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो इन दोनों में जो सा कॉमन है ना, 1 2 3 4, इसमें 4 और इसमें 4, यही दो बस कॉमन देख रहे तो ओनली 4 विल बी द एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ये वाले रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो जो दोनों में हो, और इसका मतलब होता है और, किसी में भी हो, किसी में भी, ए या फिर बी में हो, इसमें ए और बी में हो, एंड मतलब, ठीक है, ए में भी हो एंड बी में भी हो, इसमें ए में हो और बी में हो। ठीक है, तो और होता है यूनियन का मतलब, एंड होता है इंटरसेक्शन का मतलब। यूनियन में जो किसी में भी हो भाई सबको लिख दो,
और इंटरसेक्शन का क्या मतलब भाई, 4 यहाँ पे लिख दो बस, प्लस कोर्स और सिलेबस वगैरह कुछ नहीं, उसमें बस ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं, बट फिर भी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको देखना है तो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही है बेसिकली। ठीक है, ओके। अब आता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि सपोज अपने पास दो सेट्स हैं, ए है एंड बी है, अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब कि इनका इंटरसेक्शन लेने पे फाई आ जाए, तो हम इसे बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है। इनका कोई कनेक्शन नहीं, ये जॉइंट कहाँ है, अगर जॉइंट हो जाएंगे तो इनमें कॉमन आ जाएगा ना, तो डिसजॉइंट भाई जॉइंट नहीं है, ये कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, जॉइंट नहीं है। तो यहां से आप कहोगे सपोज अगर अपने पास ए है भैया, ए ई आई, और बी है भैया हमारे पास 1 2 3, तो आप कहेंगे भैया कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें तो फाई आ रहा है, तो कहोगे कि आप ये डिसजॉइंट सेट है, दिस इज डिसजॉइंट सेट। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात, इतना समझ में आ रहा है। अब आता है भाई डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट की कहानी बिल्कुल सेम है जैसे इंटरसेक्शन है, लेकिन थोड़े से अलग है। अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की ना, तो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आता है, ये थोड़ा सा नोटिस आप लोग करना कि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आता है, बट अगर आप ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये बी माइनस ए के बराबर नहीं आता है। क्लियर है, क्योंकि हाँ भैया क्लियर है कि ए माइनस बी आपका बी माइनस ए के बराबर नहीं आएगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। जैसे सपोज हमने एक सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हमने बी ले लिया 3 4 5, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स आप हटा दो, तो जब हटाओगे तो हमें पता चले 3 और 4 हटा देना है भाई, तो हटा दो, तो कौन सा सेट बचेगा, सिर्फ 1 और 2 बचेगा। क्लियर है, ये आपका क्या निकल के आ रहा है, ए माइनस बी निकल के आ रहा है, और b माइनस ए निकालना तो मतलब b में से सब्ट्रैक्ट कर दो a के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो b क्या है 3 4 5 है, इसमें से आपको घटाना a का 1 2 3 4 है ना, तो 3 और 4 यहां से घटा दो तो सिंपली आपको 5 मिलेगा। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स और ये होता है इंटरसेक्शन, तो ये आज से डिफरेंस जान लो। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स भगा दो, यही कह सकते हो। तो ये अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ये आपको दोनों बराबर दिखेगा कि इंटरसेक्शन में ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, बट जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस में आपको ये दिखेगा कि भाई ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी हमने यूनिवर्सल सेट देखा था, यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो सबसे बड़ा होता है, और सपोज इस यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग अपने पास एक सेट ए है, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, अगर इस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो एक कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, एक कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आप सी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 इसके मेथड्स होते हैं। इसे लिखेंगे कैसे भाई, सिंपल सी बात, आप पूरे में से ए को घटा दो। ठीक है, आप कहोगे भाई इस यूनिवर्सल सेट में से आप ए को हटा दो, हाँ आज वो दोनों नहीं आए, इन दोनों को अगर आप हटा देंगे तो आप कहेंगे कि भैया अपना यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अरे आज मोहित के यहाँ ट्रैक्टर आ गया होगा, ठीक है, पुलिस आ गई होगी, स्ट्रीट लाइट चुरा के लेके आया था वो, ठीक है ना, तो इसलिए तो ये होता है भैया हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट कि अगर हमने हटा दिया तो ये काम हो जाता है। चलो अब बात करते हैं हम कुछ लॉज एंड थ्योरम्स की। ये सब आप लिखते जाए, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा आपको भूल जाएगा, बट ये चीज़ें अभी तक तो सभी कुछ याद रहा होगा। लॉज एंड थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा जानना जरूरी है। पहला आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा था। आइडेंटिटी जो होता है ना, आइडेंटिटी क्या होता है, बड़ी सिमिलरिटी सी चीज होती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है, बड़ी सिमिलर सी चीज होती है। तो अगर आइडेम्पोटेंट लॉ की आप बात करें, ए यूनियन ए आपका हो जाएगा ए। दूसरी बात करो ए इंटरसेक्शन ए भी आप लेंगे तो ए भी ए के बराबर आ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं कि भाई ए आइडेम्पोटेंट लॉ है। ठीक है, क्लियर है। सुपर सेट, अब से अच्छा चलो शायद सुपर सेट भूल गया था।
तो सुपर सेट क्या होता है भाई कि अगर हम कहें कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और ये भी हम लिख सकें कि भाई बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, तो हम कहेंगे कि भाई जो बी है वो आपका सुपर सेट ऑफ ए है, सुपर सेट ऑफ ए है। या फिर आप ऐसे लिखेंगे बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, ठीक है। तो सुपर सेट ये चीज होती है भाई, सुपर है एकदम, है ना, कि ए बी का भी सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो आप कहेंगे कि बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए, सॉरी सुपर सेट ऑफ ए। इसको हम एक सिंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे भी और एक दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो थोड़ा सा दिमाग में रखना। ये अगर इस तरीके से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है तो आप कहेंगे भाई ये जो चीज है ये सुपर सेट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ऐसा लिखा है तो सिंपल से कहेंगे, अगर बी सुपर सेट ए का लिखा है तो मतलब ए सेट बी, बी इज ए। आप उल्टा भी बोल सकते हो, सही रहेगा, ठीक है ना, ओके। चले, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब समझ में आ गया कि भाई अगर हम यूनियन लें किसी भी सेट का तो ए आएगा, और इंटरसेक्शन लें तो आपका सिंपली ए ही आएगा। भाई लेके भी आप देख सकते हो कि अगर किसी भी सेट का खुद से यूनियन लोगे तो भाई ए ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और किसी सेट का खुद से ही इंटरसेक्शन लोगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट आप कहोगे सिंपली भैया ए आएगा। क्लियर, ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब दूसरी कहानी आती है भाई आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ का भी बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, ए का अगर आप फाई के साथ यूनियन लोगे तो बड़ी कॉमन सी बात भाई, नल के साथ यूनियन ले रहे हो तो जितना ए में रहेगा वही तो बचेगा, तो कहोगे भैया यहाँ पे ए आएगा, ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात अगर कहें कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन ले नल के साथ, भाई इन दोनों में, ये तो नल है, इसमें कुछ एलिमेंट्स, अगर इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सीधी बात कहोगे भैया यहाँ पे तो फाई आ जाएगा, एकदम क्लियर कट बात है। अगर हम ए का यूनियन यू से ले, मतलब ये यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो अगर हम ए का यूनियन यू से लें, यूनिवर्सल सेट से लें, तो आप क्या कहेंगे भाई सीधी सी बात है यहाँ पे हमारा यूनियन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई यूनियन और ए में से अगर आप दोनों को मिलाओगे तो यूनियन ही तो आएगा। और फिर इसी तरीके चौथी बात करो, ए और यूनियन का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ये और यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है, याद ही होगा, जहाँ तक कई बार कंफ्यूज हो जाओगे यू यू में, है ना, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लोग, इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, ऑब्वियसली ए रहेगा। अच्छा, ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो हमेशा सबसेट होंगे यू के, हमेशा, वो भी पढ़ाया जाएगा साहिल, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें भी तो जानना जरूरी है भाई। अगर नहीं जानोगे फिर बाद में कहोगे भैया मुझे कोई लॉ ही नहीं पता, ना आइडेम्पोटेंट पता है, ना आइडेंटिटी लॉ पता है, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब भी ज़्यादा देर का नहीं, अभी आधे घंटे ही हुए हैं, तो ये सब भी तो जानना जरूरी है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉज की बात चलो करते हैं कि भाई कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, अगर ए यूनियन बी आपने लिए तो ये बी यूनियन ए के बराबर आ जाएगा। और दूसरी बात करो, ए इंटरसेक्शन बी लिए, ये आपका बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आ जाएगा, बस बात खत्म यहीं पे। कि भाई अगर कम्यूटेटिव लॉ की आप बात करें तो ए यूनियन बी आपका बी यूनियन ए के बराबर आएगा। मैं पहले भी इसका डिस्कशन कर चुका हूँ कि कम्यूटेटिव होते हैं दोनों, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब फिर आ जाता है भाई आपका कम्यूटेटिव के बाद हर चीजें पढ़नी है भाई, तो एसोसिएटिव लॉ, मतलब एसोसिएशन इसका कैसे होगा, एसोसिएटिव लॉ कि भाई अगर आपको लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप इसको ए और बी को साथ में एसोसिएट कर लोगे, कहोगे भैया ए यूनियन बी एक साथ ले लो, देन बाद में आप सी का यूनियन ले लो, ये फॉलो होता है। सेम कहानी ए इंटरसेक्शन है और यहाँ पे मैं कहूँ बी इंटरसेक्शन सी है, यही कहानी यहाँ पे भी रिपीट होती है, ए इंटरसेक्शन बी ले लो पहले, फिर इंटरसेक्शन सी ले लो, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। कई लोग के दिमाग में आ रहा है भैया थोड़ा सा अगर इसे उल्टा करें तो फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ये दोनों अंदर और बाहर के साइन सेम रहेंगे, जैसे यूनियन है यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ही रहेगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की आप बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है,
ठीक है, ये क्या आता है भाई, ए यूनियन बी पहले अंदर ले जाओ, फिर जो इंटरसेक्शन उसको एज इट इज रहने दो, फिर ए यूनियन को सी के साथ ले जाओ, इंटरसेक्शन को एज इट इज रहने दो, फिर ए यूनियन सी आप कर दो। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, नाम से भी पता चला कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, मिठाई नहीं, सेट को। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, चलो अब उल्टा उल्टा बात हो रही। अब क्या करेंगे, ए को बी के साथ लेंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अंदर यूनियन ले लो, और फिर ए इंटरसेक्शन सी, इसको हम बोलते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 3 लॉज अभी तक हमने देख लिए, कौन कौन से भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ, मल्टी इस तरीके से भी याद कर सकते हो, बाकी ये तो देख के एक बार में ही आपका याद हो जाएगा हमेशा के लिए, है ना, एक ही बार देखोगे तो हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। फिर छठवीं प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी का कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से आपने उसी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो फिर ये ए आ जाता है। ठीक है, किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये ए के बराबर आता है, जैसा हमने ट्रांसपोज में देखा हुआ है। अब थोड़ा सा मेन आता है यार, कुछ 2-4 चीजें आपको याद करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मेन आपको लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना, डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखना, अगर ए यूनियन बी दिया और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो सबसे पहली बात आप कहोगे भैया अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लिया तो चीजें एकदम उल्टी हो जाएंगी। मतलब कि आप कहोगे भैया कि ए का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया, अब यहाँ पे जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम चीज अगर हम कहें भाई कि ए इंटरसेक्शन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो आप कहोगे भैया ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर यहाँ पे यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, और कुछ कहानी नहीं, बस इतनी सी बात है। ये चीज हो गया भाई, 2 चीज हमने देख लिया। अब तीसरी बात करो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी यूनियन सी है, और चौथी बात ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है। ये 2 चीजें हैं, तो कैसे करेंगे भाई, देखो डी मॉर्गन का काम क्या है कि सारे चीजों को उल्टा कर देता है, तो ये भी काम यहाँ पे भी हम करेंगे भाई। ए माइनस बी हमने किया भाई, जो यूनियन है, चूंकि ये डी मॉर्गन भाई साहब इनका काम है उल्टा करना है, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, फिर ए माइनस सी आप कर दोगे। सेम कहानी यहाँ पे ए माइनस बी है, चूंकि ये डी मॉर्गन चाचा है आपके, तो यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। तो ये कहानी आपको याद रखनी है चारों डी मॉर्गन्स लॉ के लिए। ठीक है, अगेन अगर डी मॉर्गन लॉ इस तरीके से कुछ भी कॉम्प्लीमेंट का या माइनस का आ गया, तो हमें डी मॉर्गन लॉ लगाना है। अब डी मॉर्गन लॉ लगाने के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी जो भी इंटरसेक्शन आप उसे यूनियन में बदल दोगे, और जो भी यूनियन आप उसे इंटरसेक्शन में बदल दोगे, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे किया तो कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे भैया इसे हम ऐसे नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, ये दोनों चीजें तो सेम है ना भाई। अगर यहाँ पे भी बात करो तो ये सारी चीजें भी आपकी सेम है, उसी तरीके से यहाँ पे है, उसी तरीके से यहाँ पे है। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है आदर्श, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो चुका है ना, हो सकता है आप लोग ना आए हो तो मैं लेक्चर भेजूंगा जल्दी ही। ठीक है, तो ये था भाई डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि थोड़ा सा जानना भाई जरूरी था, अगर नहीं जानोगे तो ऐसा कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और यार कई प्रॉपर्टीज होती हैं, कई फॉर्मूले होते हैं, सब कुछ नहीं याद रखना है। एग्जाम में अगर आ गया भाई कुछ भी, तो आप 2 सेट मान के अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करके आंसर निकाल लेना। वैसे आएंगे है नहीं क्वेश्चंस इसके बेसिस पे, बट फिर भी जानना जरूरी भाई। क्यों जानना जरूरी जानते हो, क्योंकि भाई आपका जो 40% सिलेबस होता है वो इजी आता है। अब इजी में ये तो नहीं पता ना सेट रिलेशन से आ गया, सपोज मान लो आपने सेट एंड रिलेशन छोड़ दिया, भैया मुझे नहीं करके जाना है सेट एंड रिलेशन, चलो बहुत बढ़िया बात है, आपने सोचा कि सेट एंड रिलेशन मुझे नहीं करना है, तो आप क्या कहोगे भाई, ये जो 40% ईजी है, क्या पता इसी टॉपिक से आ जाए। इसलिए सारे टॉपिक्स बेसिक बेसिक पढ़ने हैं। 40 नंबर तो फिक्स रहना चाहिए भाई। मीडियम आएगा 40%, उसमें से 20 नंबर चाहिए, हार्ड में से 5 नंबर चाहिए, 65 नंबर भैया चाहिए। तीनों सब्जेक्ट में 65 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 195 नंबर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
भाई देखो सीधी सी बात है, आप कहोगे भैया ए यूनियन है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, फिर बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। भाई इसको हमने एक मान लिया सेट, और इसको हमने एक मान लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब क्या भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आपका, अच्छा यूनियन था तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, चूंकि डी मॉर्गन लगेगा, देखो ध्यान से, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, ए इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब क्या है, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये बी आपका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके इन्फिनिटी सिंह, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा वेरी मॉडिफाई भी कर दो, कैसे लिख के आप इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ये बाद में ले लो, और ऐसे भी आप कर सकते हो भाई, इसको आप फिर लिख दो कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से भी कर सकते थे भाई, आप पहले इसे ना लेके इसका होल ये दोनों एक मान के आप इसे एक मान सकते थे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चीजें जो भी हो यार, अभी कई चीजें बनेंगी भाई, ए माइनस ए बार कितना होगा, ए प्लस, किसी बच्चे के दिमाग में आएगा भैया ए यूनियन बी यूनियन सी ये कितना होगा, तो कुछ भी हो आप अपना पार्ट बाय पार्ट मान के कर सकते हो, और एग्जाम में जो भी आया आप उसे एक प्रॉपर सबसेट मानोगे, उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है एक्स वाई जेड यूजर, ओके मैं कह रहा हूं ना कि मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराए, वो होगा, आप एकदम टेंशन मत लो, ठीक है ना, एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस होंगे, ठीक है, मैं अभी डाल दूंगा आपके जो लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब कुछ आते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ आपके लॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें थोड़ा सा समझना जरूरी है। रुको यार, मैं पहले एक सेकंड आपका मैं वो डाल देता हूँ भाई लेक्चर, नहीं तो बार बार आप कहोगे। ठीक है, जस्ट वेट, ये इतने लेक्चर्स इसमें हैं आपके, मैथ प्रीवियस लेक्चर्स मैंने इतना बनाया है, क्वाड्रेटिक के 2 हैं, सीक्वेंस के, कॉम्प्लेक्स के 3 हैं, इसमें मैं ऐड कर दूंगा, यही लिंक आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड होके मिल जाएगा, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। अभी इतना आप कर लेंगे, ठीक, मैं डाल देता हूँ अनाउंसमेंट टैब में, आपके पास चला जाएगा, ठीक है। अब इस लिंक को ओपन कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे लिंक्स चैप्टर्स के, क्लियर है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलो भाई चला गया लेक्चर का लिंक, उसी में आपका अपलोड हो जाएगा बाकी के लेक्चर्स ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका जो इलाइट बैच 2 वाले उनका एकदम लास्ट में होगा, खैर मैं उसका लेक्चर्स अपलोड करा दूंगा, ठीक है, इलाइट वालों के, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी लेक्चर्स मिल जाएगी, जिससे देखना अपना 1 फेब तक जिससे सिलेबस कंप्लीट करना अपना साथ में देख के कर सकते हो, बाकी उसके बाद उसकी क्लासेस लग जाएंगी। अच्छा ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ लॉजिकल सेट्स आते हैं, जैसे कि अगर मान लो कुछ कभी आपसे पूछा जाए कि 2 सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट है, अगर कोई पूछे कि सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वालों का क्या संख्या है, अगर कहे कि भाई ओनली केमिस्ट्री, तो कई बच्चे जानते हो क्या करते हैं, कई बच्चे ये करते हैं भैया सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे दिया, पी का कुछ भी दिया हुआ है और कुछ सी का दिया हुआ है, कुछ पी केमिस्ट्री सी दोनों का दिया हुआ है, सपोज ये 100 है, ये 200 है, ये 200 है, ये 50 है, तो कई बच्चे क्या कहेंगे भैया कि अगर सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का पूछा तो यहाँ पे अगर लिख दे प्रॉब्लम में कि फॉर ओनली केमिस्ट्री, तो फिर बच्चे क्या करते हैं भैया ओनली केमिस्ट्री के लिए, ओनली केमिस्ट्री को सिंपली ये कहते हैं भैया सिर्फ केमिस्ट्री की चलो बात हो रही है तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो NC लिख देंगे, तो भैया आंसर हमारा 200 आ गया, ये गलत होता है। ये जो केमिस्ट्री है भाई याद करो कि ये केमिस्ट्री सिर्फ पूछ रहा है, ये तो केमिस्ट्री के पूरे उपभोक्ता हैं कि 200 भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अच्छा इस 200 में सपोज भाई 50 ऐसे भी तो होंगे ना जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली के लिए आप क्या लिखोगे भाई, सिंपल सी बात है कि P
इंटरसेक्शन, अच्छा केमिस्ट्री की सिर्फ बात हो रही तो केमिस्ट्री के लिए सी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट, ये आप लिखोगे तब जाके कहोगे हाँ भाई ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात हो रही है। क्लियर है? ठीक, तो ये आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ओनली केमिस्ट्री। ठीक है, या फिर आपको घुमा फिरा ऐसे भी कह सकता है कि ओनली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी लिख सकता है ऐसे केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो गलती आप क्या कर देते हो भैया इस केस में, सिंपली गलती तुम्हारी ये रहती है कि भाई यहाँ पे तुम गलत कर जाते हो कि भाई सिर्फ केमिस्ट्री तो एनसी होगा ना, ये गलत हो जाता है। तो इस चीज से थोड़ा सा आपको अवॉइड रखना है, इस थोड़ा सा इससे बच के रहना। अच्छा, अगर इसी को लिखना रहे कि एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखना रहे तो कैसे लिखोगे भाई? ए रहना चाहिए, बी नहीं रहना चाहिए। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर सपोज मैंने लिख दिया है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखने का क्या मतलब है? सिंपली कहोगे भैया ए रहे लेकिन उसमें से जो बी वाला ओ ना रहे, मतलब कि एन ए माइनस उसमें से आप क्या करेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। नहीं समझ में आया कहो तो वेन डायग्राम से समझा दो, समझाऊं? भाई सपोज ये अपने पास फिजिक्स है या फिर ए सबसेट है, ये सपोज अपने पास बी है, पूछ क्या रहा है सिर्फ और सिर्फ ए, उसमें बी ना रहे, ए बट नॉट बी, मतलब कि सिर्फ हमें क्या चाहिए भाई, ये वाला फोकस पार्ट चाहिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये पूरा जो गोला है ये कौन सा है? ये पूरा भैया ए है, ठीक है। और अगर हमने इसमें से ये जो बीच वाले भाई साहब हैं, ये जो बीच वाले अगर हम इसे घटा दें, ये बीच वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन है, ये बीच वाला ही दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर इस पूरे ए में से ये बीच वाला घटा दो तो आप क्या कहोगे कि भैया यहां पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये फाइनली हमें मिल गया एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है ना? तो बी को छोड़ के ए को जितने भी एलिमेंट्स हैं तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रख लेना ये फॉर्मूला कि कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, है ना। तो आई थिंक याद रहेगा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो कि सबको ही लगभग लगभग पता है कि भैया अगर एन ए यूनियन बी की आप बात करो, ये कितना हो जाएगा भाई, एन ए प्लस एन बी, है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। चलो दूसरी फॉर्मूला की बात कर लें भाई कि अगर आपको दिया हुआ है एन ए माइनस बी, तो सेम कहानी इसमें भी होती है कि अगर एन ए माइनस बी लिख रहे हो तो आप ए में से बी को घटा रहे हो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी सेम जो ये मतलब रखता है सेम मतलब आपका इसका भी हो जाएगा। अब एक अगर तीन के टर्म में आ जाता है भाई एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप क्या कहोगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब देखो अल्टरनेट से लेगा एन ए इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे था दो का लिया था, ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया दो दो के साथ, अब प्लस ले लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तीन के साथ फॉर्मूला होता है। हाँ, वेन डायग्राम से ही करना चाहिए, जो बच्चे होशियार हैं वो सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही करेंगे और वही सबसे इजी होता है, वही उसी में पता चलता है कि ओनली ए तो सिर्फ हमें ये पोर्शन निकालना, बोथ ए एंड बी तो ये पोर्शन निकालना, तीन का दे दे तो भी वेन डायग्राम सबसे इजी है कि ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब कि सी वाला ये नहीं चाहिए, ए और बी का चाहिए, तो मतलब सिर्फ ये वाला एलिमेंट चाहिए। ये वेन डायग्राम से काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। ये कुछ फॉर्मूले यार जो कि आपको याद रखना है, अगर याद नहीं रखोगे तो फिर तो बहुत बुरा है, ठीक है। चलो मैं अगर कहूं आपसे कि एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आपका सपोज 1000 पीपल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, 750 लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, स्पीक हिंदी, एंड जो उसमें से बंगाली बोलते हैं भाई, बंगाली वाले जो बच्चे हैं वो 400 लोग बंगाली बोलते हैं। अब पूछ रहा है ये ग्रुप ऑफ 1000 पीपल है, हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। अब देखो केवल हिंदी, बंगाली ओनली, बेसिक सी बात है, और फिर पूछ रहा है बोथ हिंदी एंड बंगाली, ये बताना है। क्लियर है?
बताइए भाई। इज इट क्लियर? जाने दो, करने दो, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर बताओ भाई। बोथ हिंदी एंड बंगाली 525, बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई क्या सही बोले हो कि गलत बोले हो। 600, 250, ये अच्छा, चलो देखते हैं। ग्रुप ऑफ 1000 पीपल, मतलब कि यूनियन, अगर एच यूनियन बी की बात करो तो ये आपको 1000 दिया हुआ है ना। तो अगर हमसे कहे भाई एच यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे भैया एच प्लस एन बी माइनस एन एच इंटरसेक्शन बी, ये आप कहोगे। ये आपका 750, ये आपका 400, ये माइनस सपोज इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये आपका 1000 है। क्लियर है? तो एक्स कितना हो जाएगा भाई, 7 4 1150 माइनस 1000, तो ये तो 150 आया ना। तो भाई आपका गलत था। तो 150 ऐसे लोग हैं जो बोथ बोलते हैं। तो एन एच इंटरसेक्शन बी, जो कि हिंदी एंड बंगाली बोथ बोलते हैं, तो आप कहोगे भैया 150 ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं और बंगाली भी बोलते हैं। ठीक है, और नहीं पूछा, हिंदी और बंगाली, ये तो दिया हुआ है 1000 लोगों का ग्रुप है। अब दूसरी बात क्या पूछा, हिंदी ओनली, तो मैं बोला था हिंदी ओनली लिखने के लिए हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली डैश, मतलब कि हिंदी में से जो दोनों कॉमन है आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तब तो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी का। कहोगे हाँ भैया सिर्फ तभी निकलेगा। तो हिंदी कितना है भाई, 750 है, और माइनस दोनों कितने हैं, 150 है, तो ये हो जाएगा 600। तो ओनली हिंदी की अगर बात करें तो ये 600 आ जाएगा। और बंगाली ओनली, मतलब कि सिर्फ बंगाली लेकिन हिंदी नहीं, तो मतलब कि एन बी, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है हिंदी और बंगाली में वो नहीं होना चाहिए। तो बंगाली कितने हैं भाई, 400 हैं, और कॉमन कितने हैं, 150 हैं, तो आप यहां से कहोगे 250। इसका आंसर कितना आएगा, 250। क्लियर है? 150, 600, 250, ठीक, ये 3 प्राइज है हमारे पास। ओके, इज इट क्लियर? कहोगे हाँ भैया क्लियर है एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा वेन डायग्राम भी देखा जाए कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि अगर सबसेट की बात किया जाए वेन डायग्राम से, तो सबसे पहले तो वेन डायग्राम में आप कुछ ऐसा रेक्टेंगल से बनाते हैं, और ये जो रेक्टेंगल होता है यहाँ पे आपका यूनियन शो करता है, मतलब कि ये पूरा जो पीछे आपका ये यूनिवर्सल सेट शो करता है भाई, यूनिवर्सल सेट। कहोगे वाह भैया ये तो क्लियर सी बात है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास बी सबसेट है, ये पूरा बी है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो ए इसके अंदर होगा, और कहोगे भैया ये जो ए है यही है। इस केस में कहेंगे कि भाई ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स हो बी में होने ही होने चाहिए। भाई बी का बच्चा ए, तो भाई बी एक बड़ा सा है, उसके अंदर कोई भी ए है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? कहोगे हाँ भैया इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? यूनियन लेना हो कि भाई आपके पास दो सेट ए यूनियन बी लेना हो, तो भाई सपोज ये अपने पास है, एक सेट अपने पास ए है बी है, तो अगर ए सेट ए है अपना, ये सेट बी, यूनियन लेना, तो कैसे कहोगे भाई इसके जितने एलिमेंट्स ये ले लो और इसके जितने एलिमेंट्स ये ले लो। ये अभी डिसजॉइंट सेट है, इसका इंटरसेक्शन कितना है, 5 के बराबर है। ठीक है ना? और अगर ये डिसजॉइंट सेट ना हो, इंटरसेक्शन भी आपका 5 के बराबर ना हो, कुछ इंटरसेक्शन हो रहा हो, कुछ ऐसा है ना, तो यहाँ पे अगर आपको यूनियन लेना हो तो आप पूरे का जितने भी हैं आप इसको ले लोगे, तो ये कहोगे भाई ये यूनियन है। यूनियन भी आप आराम से निकाल सकते हो अगर वेन डायग्राम के माध्यम से समझना हुआ तो सबसेट हो गया, यूनियन हो गया। अब तीसरी बात कर लेते हैं भाई इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की चलो बात कर लें। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है भाई, ए इंटरसेक्शन बी कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से समझें तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ए है, ये बी है, तो यहाँ पे कुछ आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये जो कॉमन पार्ट है हम इसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन बी।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई डिसजॉइंट सेट है तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ऑब्वियसली कहोगे भैया 5 आएगा। इन दोनों के बीच में तो कुछ ऐसा कॉमन है ही नहीं। क्लियर है। चलो भाई ये बातें हो गई। अब अगर हम डिफरेंस की बात कर लें कि भाई डिफरेंस अगर हमें निकालना है, किसमें निकालना है, डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना है। दो सबसेट है, सपोज अपने पास ए सेट है एंड बी है, मुझसे कह रहा है भाई ए माइनस बी आपको निकालना है। तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पे आप ये ड्रॉ की, ये ड्रॉ की, ये बी है, ठीक है, ये ए है। तो अगर ए माइनस बी आपको लिखना हो तो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करोगे, आप ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करोगे। कहोगे भाई ए में से हमने इस बी वाले को घटा दिया, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन इसी को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए माइनस बी। और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए हो लेकिन बी ना हो, उसका भी फिगर बिल्कुल सेम रहेगा इसी तरीके से कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया रहेगा। तब हम कहेंगे भाई ये ए है लेकिन बी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अरे क्या हो गया यार, क्यों तुम लोग अपनों में, ठीक है, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो। इसी तरीके से अगर 3 सेट की भी बात होगी तो 3 सेट में भी आप निकाल सकते हो सिमिलरली इसी तरीके से। ओके, तो ये तो था भाई आपका सब कुछ सेट के बारे में कि ये इतने तरह के सेट होते हैं, आपका वेन डायग्राम क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें सेट में थी भाई। ये चीज़ें होती हैं सेट में। अगर हमें सेट की बात करनी है तो इतनी चीज़ें आनी चाहिए हमें, ठीक है, कि कितने लॉज होते हैं, कितना सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ठीक है, फाई क्या है, एलिमेंट क्या है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी तो सेट का थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज रहेगा। तो आई होप अब सेट से थोड़ा सा डर आपका खत्म हो गया होगा कि भाई सेट जो है कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं, ठीक है। पीसी पे एक्सेस करने के लिए आप डालोगे वेबसाइट पे web.myrankers.com, वेब डॉट यहाँ पे web.myrankers.com, स्पेस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप RNZFR ये कोड यूज करोगे तो वहां से हो जाएगा, ठीक। चलो अब चलो बात कर लें थोड़ी सी रिलेशन की। सबसे पहले तो बात चलो करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सपोज जैसे कि आपके पास कुछ भी दिया हुआ है, अगर हम करें ए है, यहाँ पे ए कॉमा बी से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसे हम फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भाई ये सेकेंड एलिमेंट है। ये अच्छा होता कैसे, जब इसे हम कोई भी सेट अपने पास, जब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं दो सेट का, भाई अपने पास सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ध्यान ये रखना हमेशा कि भैया ये जो हर दिन 3 बजे, हाँ हर दिन ही मैं सोच रहा हूँ कि यही हो रहा है, तो ए क्रॉस बी आपका ये इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के। हमेशा याद रख लो कि ए क्रॉस बी जो है भाई वो बी क्रॉस ए के बराबर तो नहीं होने जा रहा है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि हर एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे और कुछ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखोगे हमेशा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई ए में आपके, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू मैं कह रहा हूं भाई 4 5 है और a क्रॉस b आपको निकालना है। जब भी ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे तो जो जब जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी के साथ लिखेंगे। a क्रॉस b, a का हम कार्टेशियन ले रहे हैं b के साथ। अब ध्यान से समझना, a क्रॉस b करोगे तो ये हो जाएगा भाई 1 और 4, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा है जो हमने स्टार्टिंग में बताया कि इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब 1 का करोगे 5 के साथ 1 5 फिर कॉमा 2 4 फिर कॉमा 3 5, ये हमने a क्रॉस b लिख दिया भाई, ठीक है। अगर इसी तरीके से कोई कहे भाई b क्रॉस a लिखो तो क्या लिखोगे भाई 4 1 4 2 और यहाँ पे लिखोगे फिर 4 3 फिर यहाँ पे 5 1 5 2 5 3, ये हमने लिख दिया बी क्रॉस ए। अच्छा यहाँ पे हमने सिर्फ ए का लिखा है 1 4 1 5 2 4 2 3 5, यहाँ पे 2 5 भी आएगा और यहाँ पे 3 4 भी आएगा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं, अगर इसमें m एलिमेंट है इसमें n एलिमेंट है तो भाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं कोई बताएगा। तो कहोगे भैया m क्रॉस n एलिमेंट बन रहा है, कितना बन रहा है
m क्रॉस n एलिमेंट बनना। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा सभी बच्चों से, ठीक है। तो अगर आपके पास दो सबसेट सेट हैं, ए है और बी है, सबसे पहली बात ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कार्टेशियन लिया सपोज, इसमें m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट बन गए, m क्रॉस n, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। ये कभी भूलना नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भैया, लेना कैसे भाई। पहला अगर ए क्रॉस बी, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी ले रहे हो, बी क्रॉस ए ले रहे हो, बी के एलिमेंट्स हमेशा यहाँ पे आएंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का यही मतलब होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये आपका सेकेंड एलिमेंट होता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी, कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे कि हमने वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह देखा, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी है, तो यहाँ पे भी ए क्रॉस बी करेंगे, सेम यूनियन रखने देंगे, और ए का सी के साथ कार्टेशियन ले लेंगे, एकदम सेम कहानी है। दूसरी बात अगर करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो क्या करोगे भाई, ए क्रॉस बी लोगे, इंटरसेक्शन वाले भाई साहब को ऐसे ही रहना, तो ए क्रॉस सी ले लोगे, बस भाई पढ़ते जाओ, बोरिंग लगे चाहे जो लगे, लेकिन पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई भी टॉपिक छोड़ा हूँ या फिर कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक। तीसरी चीज अगर बात करें, ए क्रॉस बी माइनस सी है सपोज, तो इसमें भी वही कहानी, ए क्रॉस बी, माइनस वाले भाई साहब को ऐसे ही रहने दो, ए क्रॉस सी, इस तरीके से कर देंगे। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि इसमें अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपको जानना जरूरी था, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जानना जरूरी था। अगर ए में एलिमेंट सपोज m है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, b में n एलिमेंट्स हैं, अच्छा रुको मैं क्वेश्चन के माध्यम से पूछता हूँ, इसमें 4 एलिमेंट्स a में और b में 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो बताएगा उसको 5 रुपए पेटीएम होगा भाई, जो सबसे पहले बता देगा उसको 5 रुपए पेटीएम होगा, और जो गलत बताएगा सबसे पहले, सोच के बताना, वो इस नंबर, अरे नंबर नहीं, वो मुझे पेटीएम करेगा, ठीक है। मैं यूपीआई आईडी दूंगा। नहीं हलवा नहीं है यार इतना भी, ठीक है, हलवा है तो आंसू। चलो एक बच्चे ने बताया 32, ठीक है। तो जो गलत बताएगा भाई वो मुझे देगा, क्षितिज, इन्फिनिटी, आंसू सिंह, तो साहिल बेंचोर ने 2 के पावर 32 सही बताया। तो साहिल एकमात्र ऐसा बच्चा है जिसने सही बताया, और बाकी जिसे हलवा लग रहा था उसने गलत कर दिया। तो साहिल आप कृपया अपना पेटीएम नंबर प्रोवाइड करिए, आपको 5 रुपये आप जीत चुके हैं लकी ड्रॉ में, ठीक है। और बाकी सारे बच्चों का गलत है, 2 के पावर 32 इज द राइट आंसर। अरे गधों, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे, m क्रॉस n भैया, तो मतलब 32 एलिमेंट्स हो गए। अब ए क्रॉस बी हमने एक सेट बना लिया, जैसे यहाँ पे बनाया ये सेट, अब जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके 2 के पावर कर दो तो उतना सबसेट होता है ना, सेट थोड़ी पूछा हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट साफ साफ लिखा हुआ है ए क्रॉस बी के, तो 2 टू द पावर 32 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 2 के पावर 32 वालों सही है। तो फटाफट भाई साहिल ने जीत लिया इनाम। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है मैंने, तो किसी सेट में अगर m एलिमेंट्स है तो 2 के पावर m सबसेट होते हैं। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट, 8 4 जा 32, तो कितने सबसेट होंगे, 2 के पावर 32, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां क्यों करते हो, यहीं यहीं भेजो, अपना चैट बॉक्स में भेजो। 5 रुपए मिले हैं। web.myrैंकर्स.com डालने पे नहीं हो रहा, अच्छा तो इन डालो, web.myrैंकर्स.in। हाँ, कभी भी किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं भाई, पढ़ते हैं रिलेशंस।
इतनी छोटी छोटी गलतियां आपसे होती। मुबारक हो भाई साहिल। चलो भाई, नंबर नहीं आ रहा है साहिल का। साहिल लग रहा है किसी और का मांग रहा है, पड़ोसियों का, उसके पास हो सकता है पेटीएम ना हो। 5 रुपए का आएगा भाई सामान। चलो भाई, रिलेशन, रिलेशन मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज का किसी से रिलेशन है। जैसे ए इज रिलेटेड टू बी है, ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी। जैसे कि सीता इज वाइफ ऑफ राम, ठीक है, ये आपका एक रिलेशन हो गया कि भाई आपका आपका अपने पापा से रिलेशन है। सबसे एक ना एक रिलेशन, तो उसी तरीके से हम लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। बस ये डिफाइंड करना होगा कि ये जो आर है, ये आर रिप्रेजेंट क्या पढ़ रहा है, ठीक है, ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करना क्या चाह रहा है, इसी को हम बोलते हैं भाई कि ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना भाई कि अगर रिलेशन की बात कही जाए तो आप किस तरीके से चीज़ों को देखेंगे। फंक्शन में हमने सारी चीज़ें देख ही ली थी, ठीक है, नंबर नहीं आया। चलो पेटीएम नहीं हो, कंफ्यूज हो गया है, ओके, ठीक है। अब यार कई टाइप्स के रिलेशन होते हैं भाई। अगर ए कॉमा ए है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, है ना। अगर आप बात करें भाई ए कॉमा बी है, हमने उसको बी कॉमा ए लिख दिया तो ये आपका इनवर्स रिलेशन होगा। ये सारी चीज़ें तो सबको ही पता रहती हैं भैया, इस तरीके से होता है चीज़। अगर सपोज हमें दिया हुआ ए इज इक्वल टू 1,2,3, ठीक है, तो अगर रिलेशन सिर्फ एक एलिमेंट में बात की जाए तो हम हमेशा ए क्रॉस ए ही निकाल देते हैं, समझे। और जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगर दो एलिमेंट से ए और बी तो हम कहेंगे भाई ए क्रॉस बी का है, नहीं तो हम कहेंगे ए क्रॉस ए का है। जैसे कि अगर ए हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है, और हम करेंगे भाई ए क्रॉस ए, चलो निकाल देते हैं, तो क्या क्या एलिमेंट आएगा भाई, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, और 2 1 आएगा, और 2 2 आएगा। ये आपका रिलेशन बन गया भाई, ये आर इज रिलेटेड टू ए क्रॉस ए। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो भाई। अगर आपको सिंपली ए दिया हुआ है तो उस तरीके से आप उसमें चीजें लिख सकते हो। क्लियर है? जाओ 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 प्रैक्टिस करो, ठीक। अब कुछ यार रिलेशंस होते हैं, अब ध्यान से समझो कि कुछ टाइप्स के रिलेशन होते हैं। जैसे पहला, कई बच्चे अभी तक बोल रहे थे भैया बता दो रिफ्लेक्सिव, ये तो सबसे आसान होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो आपका होता है सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आपका आता है भाई लास्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिर्फ और सिर्फ आपके अगर कहा जाए कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं ए कॉमा ए हैं, तो हम कहेंगे भाई कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे कि अगर हम बात कहें भाई, सपोज हमारे पास एक ए है, सपोज 1,2,3, और जो रिलेशन है वो हम डिफाइन कर रहे हैं ए क्रॉस ए में, मतलब कि इसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे भाई 1 1 2 2 3 3 जो भी, तो ये एलिमेंट अगर हमने R1 लिखा, सपोज कोई एक रिलेशन लिखा 1 1 2 2 और 3 3, तो सबसे पहले बताओ क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है? जल्दी बताओ, ठीक है, बताइए भाई R1। और R2 भी मैं लिख दे रहा हूं 1 1 2 2, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2,4, यहाँ पे मैं लिख दे, सॉरी 2,3 है, और यहाँ पे ये 2 2 है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3,3। तो बताओ R2 है? हाँ जाओ, जिसे आता है। ठीक है, खराब करने दे यार नाम, क्या किया जाए, बताओ भाई जल्दी जल्दी। यस, ये पहला वाला तो बच्चे ने कर दिया यस। दूसरा वाला ये है कि नहीं है? दूसरा वाला है कि नहीं है, फटाफट। अच्छा, आइडेंटिटी बता दो, दोनों में से आइडेंटिटी कौन सा है? दोनों है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है, ये क्या आइडेंटिटी है? तो चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। R2 नो, एक बच्चे ने बोल दिया, तो यार इसी का इंतजार था मुझे, इसी जवाब का, कि R2 भी है। देखो रिफ्लेक्सिव में बस इतना कहा जा रहा है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए, भले दूसरे एलिमेंट हो चाहे ना हो।
तो मतलब कि इसमें 1 1 है, देखो 1 का 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। अगर ये सारे प्रेजेंट, बाकी इसमें कुछ भी आ जाए भाई, यहाँ पे आपका सपोज 3,1 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप कहोगे भाई ये रिफ्लेक्सिव रहेगा ही रहेगा, ये भी रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भाई अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए तो हम कहेंगे भैया रिफ्लेक्सिव नहीं, ये हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव कहा है तो मतलब सिर्फ इसके खुद से रिलेशन है और कुछ भी एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, आइडेंटिटी की अगर आप बात करें तो आइडेंटिटी R1 आपका आइडेंटिटी है, लेकिन ये जो R2 है वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। आइडेंटिटी का क्या कहने का मतलब, सिर्फ और सिर्फ A, रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए ओनली। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, सही है, लेकिन ये भाई साहब एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कभी कंफ्यूज मत हो जाना। आइडेंटिटी में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेशन रहना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में क्या खुद से तो होना ही चाहिए, लेकिन ये साथ साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रख सकता है। तो एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी, ये कहना गलत है, वाइस वर्सा नहीं ट्रू है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी ये गलत है, नहीं, तब भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 1 होता सिर्फ तो ये नहीं होगा, सबका रहना चाहिए, 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी, इसके बावजूद आप कुछ भी एलिमेंट डाल दो, 1 3 डाल दो, 1 2 डाल दो, ये तीनों अगर मौजूद है तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है, वरना नहीं है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव में भाई कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बाद आता है भाई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब भाई जैसा इधर वैसा उधर, तो मतलब कि अगर A इज रिलेटेड टू B है देन ये होना ही चाहिए कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। सपोज अपने पास कोई रिलेशन A है, A को मैं मानता हूँ 1, 2, 3 है, हमने एक रिलेशन इससे ऑब्टेन किया। अच्छा, ये रिलेशन मिल कहाँ रहा है, सबको पता होगा भाई कि ये भैया R1 का एलिमेंट आप ले कहाँ से रहे हो भाई, A क्रॉस A में जितने भी एलिमेंट्स हैं यही सब R1 होगा, R2 होगा, इसी से आप ले रहे हैं R1, R2, R3। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से आ रहा है। तो सपोज R1 में भाई हमारे पास 1 1 है, ठीक है, 2 2 है और यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 3 2 है। तो भाई फटाफट सभी बच्चे बता दें ये रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है, जल्दी से, रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है, या फिर कोई सा नहीं है ना, या फिर कोई सा नहीं, बताओ भाई। तो इतना भी हल्के में से नहीं लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है, थोड़ा सा सोच के चलना है, समझ के चलना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। सिमेट्रिक है, ठीक है, तो सही बात है। ए बी आपका यहाँ पे हो रहा है तो बी ए भी यहाँ पे है। 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं, क्योंकि सेट में 1 2 3 था, तो यहाँ पे 3 3 अगर होता तो आप कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर ये नहीं था तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है रॉकी, रिफ्लेक्सिव नहीं है इन्फिनिटी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 है, 2 2 3 3 दिख रहा है क्या भाई? इतना समझा रहे हैं यार, क्यों मेहनत पे पानी डाल रहे हो आप लोग भाई? 3 3 है क्या यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है ना, तो कहाँ से बोल दिए रिफ्लेक्सिव? सब मत करो यार। ये था अभी तक हमने देखा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। अब बात आती भाई सबसे बड़े भाई साहब जो आपके तीसरे वाले, ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब बताना थोड़ा सा ट्रांजिटिव रिलेशन की, चलो बात करें। इसमें क्या है कि अगर A इज रिलेटेड टू B है और मैं दूसरी बात कहूं कि B इज रिलेटेड टू C है, देन आपका अगर ये इंप्लाई करे कि A आपका C से रिलेटेड है, तब आप जाके कहेंगे कि ये आपका रिलेशन जो है ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से एक चीज बताना आप लोग, ठीक है, बड़े प्यार से बताना। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, देखता हूँ कितने लोग उसको बता पाते हैं कि नहीं, थोड़ा सा घुमा के दूंगा मैं। सपोज A हमारे पास है 1 2 3 और हमने एक सेट बनाया है। सपोज हमने एक रिलेशन R1 बनाया, इसमें हमने लिखा 1 1, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 2 2 और यहाँ पे हमने लिखा 2 4 और यहाँ पे हमने लिख दिया भाई सपोज, सॉरी यहाँ पे 2 3 है ना, क्योंकि 4 तो है ही नहीं, 2 3 हमने लिख दिया है और यहाँ पे फिर हम लिख रहे हैं भाई 3 1 और यहाँ पे हम लिख रहे हैं भाई 1 3, ठीक। तो चलो अब बता दो, ये 3 3 भी हमने लिख दिया, ठीक है।
ये लिख दिया हमने। फटाफट बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से कौन सा है? जल्दी से आप बता दीजिए भाई, फटाफट बता दो इसमें। बताओ। है कि नहीं है? क्या क्या है ये? जल्दी से सभी बच्चे बता दो भाई, भैया ये क्या क्या है? जल्दी जल्दी। सिमेट्री नहीं, ये बताओ। RST RST ऐसे कुछ लिखो। सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ओनली रिफ्लेक्सिव। अच्छा देखो, सिमेट्रिक एंड ट्रांस, सिमेट्रिक एंड ट्रांस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सभी का गलत है यार, सभी का गलत है। मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। 1 2 3 है ना, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। ये गलती पता नहीं कहाँ से कर देंगे भाई, रिफ्लेक्सिव है नहीं। जैसे आशु सिंह XYZ आपका नाम है भाई, रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ दिख रहा है भाई। 1 2 3 है, 1 1 भी, 2 2 भी, 3 3 भी, रिफ्लेक्सिव तो है ही यार। अब ट्रांजिटिव की बात करें, सॉरी सिमेट्रिक की बात करेंगे। 1 1 2 2 ठीक है, 2 3 है, तो क्या 3 और 2 है भाई? अगर A इज रिलेटेड टू B है, देन B शुड बी रिलेटेड टू A अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक रिलेशन। तो कहोगे भैया 2 3 है, लेकिन 3 और 2 तो नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 2 3 है, 3 1 है, तो क्या 2 और 1 है भाई? A B है, B C है, क्या A और C मतलब कि 2 1 यहाँ पे कहीं है? कहोगे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो दिस इज ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप, ओनली रिफ्लेक्सिव, यही जेईई मेन में पूछा गया है, ठीक है। वो ब्रैकेट में मुझे 4 जैसा दिखा, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो 4 तो है ही नहीं, पहली बात। 1 2 3 तक ये, तो 3 ही तक हम लेंगे, कोई बात नहीं यार, होपलेस मत हो। तो ये चीज था। अच्छा चलो मैं एक दूसरा रिलेशन लिखता हूँ भाई। 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 2 3 है, ओके। और यहाँ पे आपका सपोज 2 3 हो गया। चलो मैं यहाँ पे 1 और 3 ले लेता हूँ। अब ये बताओ ये कौन कौन सा? RST तीनों में से बताओ। RT लिख दो, RS लिख दो, जो भी आपको दिमाग में आ रहा है वो बताओ कि क्या है ये भाई। 1 1 है यहाँ पे, 2 2 है यहाँ पे, 2 3 है यहाँ पे, 1 3 है यहाँ पे, तो बताइए। अरे यार भाई, इसका ये मतलब नहीं होता 3 1 है, 1 3 है, 3 3 है, ये तो है ही ट्रांजिटिव के लिए। बट एक भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 3 है, 3 1 है, लेकिन 2 1 तो नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ओके। ट्रांजिटिव एक बच्चा बता रहा है। 1 1 है, 2 2 3 3 नहीं, तो सबसे पहली बात तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात कर लो, 2 3 है, 3 2 नहीं है ना, तो 3 1 है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लो, 1 1 है, 2 2 है, 2 3 है, क्या 3 से स्टार्टिंग होने वाला कुछ है? नहीं है। 1 3 है, तो क्या 3 से स्टार्टिंग होने वाला कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। इस बार आशु सिंह ने सही जवाब दिया और इन्फिनिटी सिंह ने भी, क्योंकि यहीं पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है भाई? मैं कहता कि ट्रांजिटिव नहीं है जब 2 3 यहाँ पे और 3 सपोज 3 भी रहता, तो मैं कहता कि भाई 2 3 है, 3 3 है, तो 2 3, चलो यहाँ पे 3 अगर 1 रहता तो ये कहते कि भाई 2 3 है, 3 1 है, तो 2 1 भी होना चाहिए, तब जाके आप फेल करते। बट सिर्फ एक कंडीशन दी और इसके साथ वाला ये भी तो होना चाहिए भाई, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो 2 रिलेटेड टू 3, 3 किसी से रिलेटेड है क्या? नहीं है। अगर होता तब जाके तुम ट्रांजिटिविटी चेक करते, अगर नहीं है तो फिर नहीं करोगे। तो दिस इज द मेन रीजन कि R2 आपका सिर्फ ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव है भाई क्षितिज, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा है, ओके।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई रिफ्लेक्सिव क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, सिमेट्रिक। भाई ये कंडीशन याद रखो ना। कई बच्चे कहें भाई ये 2 3 है लेकिन 3 2 कहाँ, अरे यार ये दोनों रहेगा तब चेक करोगे। 2 3 होता और 3 1 सपोज होता, तब हम कहते हैं भाई कि 2 1 होना चाहिए तभी है ट्रांजिटिव। अगर 2 1 नहीं होता तो हम कहते हैं ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आप कहेंगे कि वो रिलेशन अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है। वो रिलेशन अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये जान के रख लो भाई। ठीक है, ये जान जाओ भाई कि अगर कोई भी रिलेशन है तो ये तीनों है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा यार, अब एक चीज और आ जाता है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। देखो वन वन होता है एक फंक्शन की बात करो, तो एक अपना ऑन टू फंक्शन होता है। देखो सीधी सी बात है, वन वन कहने का मतलब है भाई कि सबका रिलेशन सबसे होना चाहिए। कि भाई यहाँ पे है तो ये सिर्फ एक से जाके अपना संबंध बनाएगा, ए बी सी है और यहाँ पे सपोज 1 2 3 है, ए 1 से ही जाएगा, बी 2 से, सी 3 से। ये नहीं कहोगे कि भाई, हालांकि फंक्शन तो रहेगा ए बी सी है 1 2 3, ए का भी 1 से, बी का भी 1 से, सी का 2 से है, ये नहीं कहोगे। ये हालांकि फंक्शन है, ए का 2 के साथ नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, जिसका एक से एक का रिलेशन हो। अगर मैनी से हो गया, जैसे बी का भी 1 से हो जाता, तो हम इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये अभी वन वन फंक्शन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, fx1 को आप इक्वल करोगे fx2 के, अगर आपका x1 बराबर x2 आ गया तो आप कहेंगे कि ये वन वन रिलेशनशिप है। ऑन टू की बात कर लो, ऑन टू भाई साहब क्या कहते हैं, ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो ऑन टू वाले जी क्या कहते हैं भाई, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है सबका इमेज होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, तब जाके ये कहोगे ऑन टू। मतलब यहाँ कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तब जाके कहोगे कि ये ऑन टू है। फिर से समझो, अगर यहाँ पे 4 होता क्या ये ऑन टू होता, कहते बिल्कुल नहीं भैया ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 खाली है, खाली नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अच्छा ये वन वन है, कहोगे भैया बिल्कुल वन वन है, क्योंकि यहाँ पे सबके एक एक एलिमेंट है। ठीक है, मैं एक और बताता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 है, ए बी सी डी है, ए का 1 है, बी का भी 1 है, सी का 2 है, डी का 3, क्या ये ऑन टू है, बताइए फटाफट। तो कहोगे भैया बिल्कुल ऑन टू, क्योंकि यहाँ कोई खाली एलिमेंट नहीं। क्या ये वन वन है, कहोगे भैया बिल्कुल वन वन नहीं है। क्यों नहीं है, ऑन टू है। वन वन इसलिए नहीं है भैया क्योंकि वन वन के लिए सबके एक ही एलिमेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, अब ये तीसरी बात आती है, एक आता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। हम इनवर्स, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो हम उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर हम बोलेंगे इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। भाई इनवर्स वाला जो होता है वो भी तो फंक्शन होता है। अब ध्यान से समझना, ये 2 फंक्शंस अपने पास हैं, ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है। अगर मैं कहूँ ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3, तो इसे हम आराम से इनवर्स भी कर सकते हैं। एफ सच दैट ए बी है तो हम इसे इनवर्स कर देंगे, बी और ए कर देंगे, ये एफ इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, आप इस तरीके से रिलेशन बना दोगे। कहोगे भाई ये हमने, अगर ये 1 1 भी था, ये ऑन टू भी था, तो आप कहेंगे भाई हमने इसका क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, तो इनवर्स पॉसिबल है। ठीक, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मान लो बाइजेक्टिवली, मैं क्यों कह रहा हूं जरूरी है, जैसे ए बी सी है, 1 2 3 है, सपोज मैं ये कहता कि चलो 1 1 नहीं है, तो देखो क्यों बाइजेक्टिव तब नहीं होता यार। 1 1 के लिए, सॉरी बाइजेक्टिव के लिए हमने बोला कि 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए। चलो मैंने ए का रिलेशन 1 से भी रख दिया, बी का भी 1 से रख दिया, सी का 2 से रख दिया। ये ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। इसको उल्टा करो, इसका इनवर्स लो, तो 1 2 3 और यहाँ पे होगा ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 का ए से भी है और 1 का बी से भी है और सी का आपका 2 से है, 3 खाली। तो कितनी गलतियां हुई देखो। सबसे पहली बात, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं हो सकते, ये पहली बात, तो फंक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता, तो ये रीजन है कि फंक्शन जब 1 1 होगा, 1 1 कहने का मतलब है ये वाला कंडीशन फेल नहीं होगा।
ठीक है। और जब ऑन टू होगा तो जब यहाँ पे भी किसी से इसका मिलाप रहता तो हम कहते कि भाई ये खाली नहीं रहेगा, यहाँ पे जाके किसी से मिल जाएगा। तो इसीलिए वन वन भी होना जरूरी है, ऑन टू भी होना जरूरी, तभी आप जाके कहोगे कि भाई ये जो फंक्शन है अपना, ये अपना इनवर्सिबल फंक्शन है या फिर बाइजेक्टिव। सही बात, ठीक है। तो ये भाई आपका सेट रिलेशन फंक्शन की ये कहानी थी, इतना ही आपको जानना था सेट रिलेशन फंक्शन में। जो भी चीज़ें बची होंगी उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से और देखते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस, सेट रिलेशन फंक्शन, इन सब का टेंशन खत्म कर लिया, ठीक है ना। तो चलो यार 27 बच्चे जो भी हैं, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मन लगा के तुम लोग एटलीस्ट आया करो यार, है ना। लोगों को लग रहा है सेट रिलेशन आ रहा है, बट जितना मैंने पढ़ा है उसमें भी कई चीज़ें उन लोग को नहीं पता होंगी, बट फिर भी नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो आई होप यार आपको क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो भाई। अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं, तो आप सारी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर बन जाओ। अनअकैडमी सुपर जेई भी आप सर्च कर सकते हो, यू कैपिटल एस कैपिटल जे डबल ई कैपिटल, है ना। और आपने अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मेक श्योर कि आप इसे डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आपको IIT जेई सेक्शन में जाना है, उस पर फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको सिंपली गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, ऐसा नहीं कि आपने प्लस ले लिया तो आप कहीं भी जा नहीं सकते। एक बार आपने प्लस ले लिया, देन उसके बाद भाई आप किसी भी मल्टीपल बैचेज में यानी इनरोल हो सकते हो। कोई भी बैच प्लस पे चला आप उस पर इनरोलमेंट ले सकते हैं। मिलता क्या यार, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एंड पीडीएफ होते हैं, लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लस में मिल जाती है। आइकॉनिक लेते हो तो भाई आइकॉनिक में 2-3 चीज़ें जैसे पर्सनल कोच वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको कोई सा भी प्लान लेना है, जस्ट यू हैव टू यूज कोड सूरज YT फॉर गेटिंग इंस्टेंटली 10% ऑफ। आपका जो भी मर्जी भाई, आप 6 महीने एक साथ पढ़ना चाहते हो, 12 महीने या फिर 11 मंथ, 24 मंथ्स का भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड तो मिलते हैं यार कल के लेक्चर में। अभी के लिए आप जस्ट यू हैव टू यूज कोड सूरज YT, कोई सा भी बैच लेना हो तो मन लगा के पढ़ते जाइए, इसी तरीके से निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच।